नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास के दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन संसाधन एवं विकास के दूसरे अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। दोस्तों, अध्याय के नाम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, यदि हम इन शब्दों के ऊपर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं बल्कि सीधे प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किए हैं। दोस्तों, सभी प्राकृतिक संसाधनों की खासियत भी होती है और इनकी कुछ कमियां भी होती हैं। मनुष्य को इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो नष्ट होने वाले होते हैं और कुछ यद्यपि असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं परंतु वे सीमित मात्रा में आ सकते हैं यदि उनका प्रयोग सोच समझकर नहीं किया गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम इस अध्याय में देखेंगे भूमि के बारे में, क्योंकि भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, इस चित्र में हमने पृथ्वी को दो भागों में विभाजित किया है, जल और स्थल यानी भूमि के रूप में। हमारी पृथ्वी पर 71% लगभग जल है, जबकि 29% हिस्सा भूमि का है और ये दोनों ही स्थान जल एवं पृथ्वी अपनी अलग अलग मात्रा में विद्यमान है। दोस्तों, पृथ्वी के एक इस वृत्त चित्र से हम जान सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर 29% हिस्सा भूमि का है और सभी मानवीय क्रियाएं भूमि के इस 29% हिस्से पर ही की जाती है, क्योंकि मानव आवास यानी कि घरों को बनाया जाना, कृषि कार्य करना, परिवहन और सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं, निर्माण, उद्योग, परिवहन आदि इस 29% भूभाग पर ही किए जाते हैं। इसीलिए यह जो भूमि है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, उपयोगी है और यही एकमात्र स्रोत है जिनके ऊपर या जिस पर ये तमाम मानवीय क्रियाएं की जा सकती हैं। दोस्तों, हालांकि हमारी पृथ्वी का लगभग 29% हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है, परंतु भूमि के अंतर्गत जो 29% हिस्सा आता है वह हर जगह एक समान नहीं है, क्योंकि हमें इस पर पृथ्वी के अलग अलग परिमंडल देखने को मिलते हैं। यह 29% भूमि भी लगभग एक समान नहीं है। कहीं यह भूमि समतल है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है इस पर तो कहीं पठार बसे हुए हैं और इसी भूमि पर कहीं कहीं बीच बीच में नदियां एवं सागर भी बहते हैं। हालांकि इंसान ने इन अलग अलग भूमि के खंडों पर अलग अलग तरीके से जीवन जीने का तरीका सीख लिया है, लेकिन मानव जीवन के लिए जो सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है वह समतल क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इस पर परिवहन भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, मानवीय आवास भी अच्छी तरह से हो सकता है और कृषि जैसे कार्य भी उपयुक्त मात्रा में यहाँ किए जा सकते हैं। इसीलिए मानवीय जीवन के लिए, मनुष्य की जिंदगी के लिए समतल क्षेत्रों को सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूमि का उपयोग, यूज ऑफ लैंड। अभी हमने देखा है कि पृथ्वी का 29% हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है और एक इंसान के अंतर्गत या अधिकार क्षेत्र में जो भूमि आती है यह भी निर्भर करता है कि वह उस भूमि का उपयोग किस प्रकार करता है। एक मनुष्य उसी भूमि का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए कर सकता है। कोई इंसान किसी भूमि का प्रयोग रहने के लिए कर सकता है, अपना घर बनाने के लिए कर सकता है। कोई इंसान उसी भूमि का उपयोग खेती कार्य करने के लिए कर सकता है। कोई अन्य इंसान उसी भूमि का प्रयोग उद्योग स्थापित करने के लिए कर सकता है या कोई अन्य
इंसान किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस भूमि का उपयोग कर सकता है। एक ही भूमि का तरह तरह से उपयोग करना भूमि का उपयोग कहलाता है दोस्तों। और भूमि का यह उपयोग किसी इंसान की जरूरत एवं उस प्राकृतिक स्थान की प्राकृतिक भौतिक अवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है कि उस भूमि के टुकड़े का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा। दोस्तों, हम भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं, यह उपयोग इस कारक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वे भौतिक कारक कौन से हैं जो इस भूमि के उपयोग को संभव बनाएंगे। उदाहरण के लिए उस भूमि के खंड का आकार कैसा है, वहां किस तरीके की मिट्टी उपलब्ध है, जलवायु कैसी है, और खनिज और जलवायु या जल की उपलब्धता वहां पर किस प्रकार उपलब्ध है। इन तमाम कारकों से ये निर्धारित होता है कि भूमि के उस खंड का उपयोग हम किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी दो ऐसे कारक हैं जो यह तय करते हैं कि भूमि के किसी टुकड़े का प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी भूमि पर जनसंख्या बसी हुई है तो उस भूमि का प्रयोग हम कृषि कार्य के लिए नहीं कर सकते। और भूमि का वह खंड जहां कोई जनसंख्या नहीं रहती है और हम उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी भी उद्देश्य के लिए, हम तब तक उस खाली पड़े हुए भूमि के टुकड़े का वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि वहां उस उद्देश्य के अनुकूल जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वह उपलब्ध ना हो। दोस्तों, स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर हम भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ निजी भूमि होती है जिसके ऊपर किसी इंसान का अधिकार होता है और वह कैसे इस भूमि का इस्तेमाल करता है यह उसकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जबकि दूसरी ओर सामुदायिक भूमि होती है जिस पर पूरे समुदाय का साझा अधिकार होता है और इसका उपयोग सभी लोग मिलजुल कर कर सकते हैं। और इससे मिलने वाले जो उत्पाद होते हैं जैसे कि फल हुए या औषधियां हुई, इनका उपयोग सभी लोग अपने हितों के अनुरूप कर सकते हैं। इसीलिए सामुदायिक भूमि पर जो उत्पादन होता है उसे साझा संसाधन कहा जाता है। तो इस प्रकार मालिकाना हक के आधार पर भी हम भूमि को दो भागों में बांट सकते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। दोस्तों, अभी हमने देखा है कि हम अपनी पृथ्वी पर 29% हिस्से को भूमि के अंतर्गत पाते हैं, परंतु वर्तमान समय में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना एक तरह से नामुमकिन सा लगने लगा है। इसीलिए इंसान ने इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि का और अधिक उपयोग करना और अधिक दोहन करना आरंभ कर दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण आज मनुष्य की यह मजबूरी बन गई है कि वह भूमि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए भी करने लगा है जिसका अब तक उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए वनों को काटकर अब कृषि भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है और भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर रासायनिक और वैज्ञानिक कृषि की जाने लगी है। बड़ी मात्रा में उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों, इन तमाम गतिविधियों के कारण आज भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर पहाड़ गिरते हैं, मिट्टियां खिसक कर नीचे आ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मानवीय क्षतियां होती हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हुआ क्यों है कि जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, वैसे वैसे इंसान ने पहाड़ी इलाकों में जमीन काटकर, जमीन पर से पेड़ पौधों को काटकर वहां रहना आरंभ कर दिया है। न केवल रहना आरंभ कर दिया है बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी आरंभ कर दी हैं। पेड़ों को काटने की वजह से दोस्तों मानव को वहां अधिक नुकसान होने लगा है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें पहाड़ों की मिट्टियों को जकड़ कर रखती थी। लेकिन पेड़ों को काटने की वजह से जो जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती थी वह क्षमता खत्म हो गई है। इसीलिए हल्की सी बारिश, हल्की से भूस्खलन या भूकंप के कारण पहाड़ों की मिट्टियां
टूट जाती हैं और वे नीचे की तरफ आ जाती हैं, जिसकी वजह से मानव का नुकसान होता है। इस तरीके से जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव ने भूमि पर हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है, उसका प्रतिकूल जो प्रभाव है वह मनुष्य को देखना पड़ता है आजकल। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है भूमि संसाधन का संरक्षण। दोस्तों, अभी हमने देखा था कि 29% पृथ्वी का हमारा हिस्सा भूमि के अंतर्गत आता है, परंतु जिस तरीके से हम भूमि का वर्तमान समय में इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके कारण भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। यदि आप थोड़ा और गंभीरता से देखें तो हम पाते हैं कि 29% भूमि का यह हिस्सा भी वर्तमान समय में लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां मरुस्थलीकरण बढ़ने लगा है। मरुस्थलीकरण का मतलब यह होता है दोस्तों कि जमीन जो भौमजल का स्तर होता है वह खत्म होने लगता है और रहने वाली जलवायु भूमि जिस पर हम आवास कर सकते हैं या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वह रेगिस्तान में तब्दील होने लगा है। और रेगिस्तानी भूमि की एक खासियत होती है कि वह आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए रेगिस्तान अक्सर निर्जन पाए जाते हैं, वहां लोगों का आवास बहुत कम पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, बढ़ते हुए समय की यह मांग है कि हम भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि मानवीय संसाधनों की प्राकृतिक संसाधनों की यह कमी है कि एक बार यदि ये नष्ट हो गए तो इनको इंसान दोबारा नहीं बना सकता। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल इस प्रकार सोच समझकर करना चाहिए कि इनका संतुलन बरकरार रहे, ये नष्ट ना हो जाए। और ऊपर से हम जानते हैं कि मानवीय आवास, कृषि, परिवहन, उद्योग, निर्माण आदि सभी मानवीय गतिविधियां इस 29% भूभाग पर ही की जाती हैं। और अगर यह 29% भूभाग भी हमारे पास ना रहा तो हम किस प्रकार अपनी मानवीय गतिविधियों को संचालित करेंगे, यह एक विचार करने वाला प्रश्न है। इसीलिए हम यदि अपने अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भूमि जैसे इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर हम किस प्रकार सोच समझकर इस प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि का इस्तेमाल करें। तो यह आवश्यक है कि हम रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें, वनों को काटना कम करें और कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम कर दें, ताकि भूमि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और यदि मनुष्य इन अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो यह उसके लिए आवश्यक है कि वह इन प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करे, क्योंकि यदि एक बार ये प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए तो मनुष्य इनको बनाने में हमेशा अक्षम रहेगा। तो ये था दोस्तों भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन से संबंधित हमारी वीडियो का पहला भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।